हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो इससे पहले हम सब 7 अध्याय तक देख चुके हैं। अगर वह सब वीडियो आप सब नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। 1 से 7 तक करा दिया गया है। आज है भारतीय कृषि एवं पशुपालन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाले अध्याय 9 का वीडियो आप तक पहुंच सके और यह पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, तो वहां से आप सब पहुंच सकते हैं और इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा प्लीज़। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत कृषि एवं इससे संबंधित गतिविधियों से जुड़ा है। तो ये कितना प्रतिशत जुड़ा है, तो ये 55% जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है कि भारतीय कृषि की निम्नलिखित में से क्या विशेषता है। तो भारतीय कृषि की क्या विशेषता है, यह भारत के लगभग आधी जनसंख्या का भरण पोषण करती है। भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है, यह भी विशेषता है और ये भी विशेषता है। कह रहा है कि कृषि आधारित है, उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है, तो ये सभी विशेषता कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसल निम्नलिखित में से किस महीने में बोई जाती है। तो खरीफ फसल जून से जुलाई में बोई जाती है। खरीफ फसल की बुआई के समय आवश्यक होती है। तो खरीफ फसलों की बुआई के समय अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो यह नाइजर सीड शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें खरीफ फसलें के अंतर्गत शामिल है। तो खरीफ फसलों के अंतर्गत धान है, अरहर है, सोयाबीन, इनमें से सभी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोबिया और ज्वार किस प्रकार की फसलें हैं। तो ये खरीफ फसल है। तंबाकू किस प्रकार के फसल श्रेणी के अंतर्गत शामिल है। तो ये खरीफ और रबी ये दोनों प्रकार के शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबी फसलों को कब बोया जाता है। तो रबी फसलों को अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून से किस प्रकार के फसलों को लाभ होता है। तो ये किस प्रकार के फसलों का लाभ होता है। तो ये खरीफ फसल का लाभ होता है। रबी फसलों को कब काटा जाता है। तो रबी फसलों को अप्रैल और मई में काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी विक्षोभ से लाभान्वित होने वाले फसलें हैं। तो यह पश्चिमी विक्षोभ से रबी फसल है। रबी फसलों को उगाने के लिए आवश्यक होती है। तो रबी फसलों को उगाने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। रबी फसलों को काटते समय आवश्यक होती है, तो ये अधिक तापमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबी फसलों का प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित में से है। तो रबी फसलों का प्रमुख उदाहरण है इनमें से सभी, गेहूँ है, मटर है, जौ है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी फसल की उदाहरण नहीं है। तो रबी फसल का उदाहरण नहीं है ज्वार, यह रबी फसल का उदाहरण नहीं है। आलू किस प्रकार की फसल है। तो आलू रबी फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायद फसल का समय काल है। तो जायद फसल का समय काल है मार्च से जून तक है। खीरा, ककड़ी, तरबूज इत्यादि उदाहरण है। तो ये खीरा, ककड़ी, तरबूज ये किस प्रकार का उदाहरण कह रहा है। ये किस प्रकार का उदाहरण है। तो खीरा, ककड़ी यह है जायद फसल का उदाहरण है। ये किस फसल का उदाहरण है, ये जायद फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि तंत्र के अंतर्गत कितने चरण शामिल होते हैं। तो ये इनमें से सभी प्रकार के चरण शामिल होता है। निवेश होता है, निर्गत होता है और प्रक्रिया होता है। कृषि का वह स्वरूप क्या कहलाता है जिसमें न्यूनतम भूमि से अधिकतम उपज ली जाती है और उपज का अधिकांश भाग कृषि अपने परिवार के सदस्यों की उदार पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे जीविकोपार्जन कहा जाता है। कृषि वह पद्धति
जिसके अंतर्गत किसी विशेष स्थल की वनस्पति को काटकर या जलाकर राख कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित कीजिए? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में देवसा स्थानांतरित होता है। ओडिशा, ओडिशा में पावाडवी होती है। इसके बाद राजस्थान, राजस्थान में वात्रा होता है। मेघालय, मेघालय में बेगामा होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पांडु या पांडा किस राज्य के स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? ये किस राज्य का स्थानीय नाम है? ये आंध्र प्रदेश का है। पश्चिमी घाट में की जाने वाले स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है, तो यह है कुमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कुरुबा किस राज्य के स्थानांतरित कृषि का नाम है? तो कुरुबा किस राज्य का है? यह झारखंड का है। हिमालय क्षेत्र में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। हिमालय क्षेत्र में की जाने वाली यह खील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी पूर्वी राज्य में की जाने वाले स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। तो उत्तरी पूर्वी में है यह झूम है। यह कहाँ है? झूम है। पलामू स्थानांतरित कृषि का संबंध किस राज्य से है? ये किस राज्य से है? यह मणिपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। तो यह है दीपा है। कृषि व पद्धति जिसमें कृषक द्वारा रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर माइक्रोबियल पोषक तत्व का उपयोग किया जाता है, तो वह क्या कहलाता है? तो वह जैविक कृषि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना शुरुआत की गई थी? तो यह 10वीं में की गई थी। आधुनिक जैविक कृषि का जनक माना जाता है। ये किसे माना जाता है? यह अल्बर्ट हार्वर्ड को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम देश जिसने जैविक कृषि को अपनाया, तो वह कौन सा देश था? तो वह क्यूबा था। वो कौन सा देश था? क्यूबा। भारत का पहला राज्य जिसने पूर्णतः जैविक कृषि को अपनाया है, तो वह क्या कहलाता है? तो यह सिक्किम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, निम्नलिखित में से सुमेलित करें। तो सुमेलित करना है, कह कि सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से है। एपीकल्चर मधुमक्खी से, विटीकल्चर अंगूर से है। बर्मी कल्चर केचुआ पालन से है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पोमी कल्चर का संबंध है? तो पोमी कल्चर का संबंध किससे? तो यह फलों के उत्पादन से है। फ्लोरिकल्चर का संबंध है। तो फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है? फूलों के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलेरीकल्चर का संबंध है। तो ओलेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो यह सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिसीकल्चर से संबंधित है। तो मछली पालन से। हॉर्टिकल्चर का संबंध है। तो हॉर्टिकल्चर का संबंध है बागवानी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में पौधे को उगाने का संबंध है। तो हवा में पौधे को उगाने का संबंध है एरोपोनिक्स कहलाता है। हाइड्रोपोनिक्स का संबंध है। हाइड्रोपोनिक्स का संबंध है जल में पौधे को उगाना, जल में पौधे को उगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह सब्जियों, फलों व फूलों की वे खेती करने की नवीन विधि है जिसमें विशेष प्रकार के ट्रकों का प्रयोग किया जाता है। तो यह संबंधित है ट्रक फार्मिंग से संबंधित है। चावल किस प्रकार के फसल के अंतर्गत आता है? तो चावल किस प्रकार के फसल के अंतर्गत आता है? तो ये खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल की फसल भारत के किन राज्यों में जलवायु अनुकूलता के कारण 3 फसल ऋतुओं में उगाई जाती है? तो यह तमिलनाडु में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल के फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? ये किस प्रकार की होती है? ये चिकनी उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल की खेती के लिए औसत तापमान की आवश्यकता होती है? तो यह होती है 25 सेंटीग्रेड होती है। चावल की खेती के लिए औसत वर्षा की आवश्यकता होती है, तो यह होती है 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रिप विधि द्वारा
चावल का उत्पादन वह भारत के किस राज्य विश्व के किस देश में किया जाता है? तो ये विश्व के किस देश में किया जाता है? यह जापान और फिलीपींस, ये दोनों देश में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि निर्देशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति है। तो बौनी प्रजाति जया है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? ये स्थित है कटक में। कहाँ स्थित है? कटक में। कावेरी और हंसा निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख किस्में हैं? कावेरी और हंसा ये धान की प्रमुख किस्में हैं। तो निम्नलिखित में से कौन धान का किस्म नहीं है? ये धान का किस्म नहीं है। सोनालिका धान का किस्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूँ किस प्रकार की फसल है? तो ये गेहूँ किस प्रकार की फसल है? तो ये रबी फसल है। गेहूँ कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी है। तो गेहूँ कृषि के लिए यह दोमट मिट्टी है। गेहूँ की खेती के लिए आवश्यक वर्षा होती है। तो ये 50 से 75 सेंटीमीटर होता है। गेहूँ की खेती के लिए आवश्यक तापमान है। तो यह आवश्यक तापमान है 10 सेंटीग्रेड से 15 सेंटीग्रेड तक है। गेहूँ के पकते समय कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो ये कितने तापमान की आवश्यकता होती है? 20 से 25 सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्याण सोना या सोनालिका राज 3077 अर्जुन इत्यादि निम्नलिखित में से किस प्रकार के फसलों की प्रमुख किस्में हैं? तो यह है गेहूं की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गेहूं के किस प्रजाति को वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं व राई के मध्य संकर करा के उत्पन्न किया जाता है? यह संकर करा के ट्रैकेल को किया जाता है। गेहूं की कौन सी प्रजाति शुष्क प्रदेशों की असिंचित परिस्थितियों के लिए सबसे उत्तम किस्म की प्रजाति है? तो यह है मैकरोनी है। यह कौन सी है? ये मैकरोनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं में बौनेपन की जीन है। तो गेहूं में बौनेपन की जीन है तो यह है नौरनी 10 है। कौन है? नौरनी 10 है। बाजरा मुख्यतः किस प्रकार की फसल है? तो बाजरा किस प्रकार की फसल है? यह रबी फसल है। बाजरा के लिए आवश्यक तापमान है। तो बाजरा के लिए आवश्यक तापमान है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। बाजरा के लिए आवश्यक वर्षा होती है। तो बाजरा के लिए होती है 40 से 50 सेंटीग्रेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्का को किस प्रकार की फसल चक्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? तो मक्का को रखा जाता है खरीफ फसल के अंतर्गत। मक्का के लिए आवश्यक तापमान है। तो मक्का के लिए आवश्यक तापमान है 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्का के लिए आवश्यक वर्षा होती है। तो मक्का के लिए आवश्यक वर्षा होती है 50 से 70 सेंटीग्रेड। गंगा 5 या डेक्कन 101 एवं गंगा 11 इत्यादि किसके किस्म है? ये किसके किस्म है? तो ये मक्का का किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जौ किस प्रकार की फसल है? तो जौ है रबी फसल है। जो किस प्रकार का फसल है? रबी है। जौ के लिए आवश्यक तापमान होता है यह 10 से 18 सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जौ के लिए आवश्यक वर्षा है। तो जौ के लिए आवश्यक वर्षा होती है 70 से 90 सेंटीग्रेड होता है। अरहर का जन्म स्थान माना जाता है। तो अरहर का जन्म स्थान माना जाता है अफ्रीका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली के लिए आवश्यक वर्षा है। तो मूंगफली के लिए आवश्यक वर्षा 30 से 60 सेंटीग्रेड होता है। मूंगफली की खेती के लिए आवश्यक तापमान होती है तो यह होती है 25 सेंटीग्रेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय निम्नलिखित में से किस मूल का पौधा है? तो चाय किस मूल का पौधा है? तो ये चीनी मूल का पौधा है। भारत में चाय का रोपण का प्रारंभ किसने करवाया? तो भारत में चाय के रोपण का किसने करवाया था? तो ये अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय की खेती के लिए उत्पादन किस मिट्टी के लिए उपयोग होता है? तो यह होता है लेटेराइट होता है। चाय की खेती के लिए आवश्यक तापमान की दशा है यह है 24 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड होता है। चाय की खेती के लिए आवश्यक वर्षा होती है तो यह होती है 150 से 250 सेंटीग्रेड होती है। भारतीय चाय बोर्ड कहाँ स्थित है? तो भारतीय चाय बोर्ड स्थित है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास का उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ मिलता है? तो कपास का उल्लेख
ऋग्वेद में मिलता है। निम्नलिखित में से किसे सफेद सोना कहा जाता है? सफेद सोना कपास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ना के उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान होता है। तो गन्ना के उत्पादन के लिए 21 से 27 सेंटीग्रेड होता है। गन्ने की खेती के लिए आवश्यक वार्षिक वर्षा होता है। तो गन्ने की खेती के लिए 75 से 150 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ना निम्न में से किस प्रकार की फसल है? तो गन्ना किस प्रकार की फसल है? यह नगदी फसल है। भारत में गन्ना प्रजनन का कार्य किया जा रहा है। यह कोयम्बटूर में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ना प्रजनन संस्था की स्थापना कब किया गया था? ये कब किया गया था? 1912 में किया गया था। कहवा की खेती के लिए आवश्यक तापमान है। तो कहवा की खेती के लिए 16 से 28 सेंटीग्रेड तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहवा की खेती के लिए आवश्यक वर्षा है। आवश्यक वर्षा है 150 से 250 सेंटीग्रेड है। भारत में कहवा के उत्पादन की शुरुआत कहाँ हुई? तो भारत में कहवा के उत्पादन की शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ियों में किया गया था। बाबा बुदन की पहाड़ियों में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉफ़ी बोर्ड स्थित है। तो कॉफ़ी बोर्ड कहाँ स्थित है? यह है बेंगलुरु में स्थित। जूट किस प्रकार का फसल है? तो जूट है रबी फसल, खरीफ फसल है। कौन सा फसल है? खरीफ फसल। जूट उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान है। तो यह है 25 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जूट उत्पादन के लिए आवश्यक वर्षा होती है। तो जूट उत्पादन के लिए 160 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होता है। भारत का स्वर्णिम तंतु किस फसल को कहा जाता है? तो स्वर्णिम तंतु कहा जाता है कपास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्वर्णिम तंतु कपास को कहा जाता है। इलायची उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान है। तो इलायची के लिए है 14 से 32 सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलायची उत्पादन के लिए आवश्यक वर्षा होती है। तो इलायची के लिए आवश्यक वर्षा होती है 150 सेंटीमीटर होता है। इलायची का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य के द्वारा किया जाता है? तो सर्वाधिक उत्पादन केरल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वंडर स्पीस के नाम से जाना जाता है। तो वंडर स्पीस के नाम से लाल मिर्चा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल मिर्चा के लिए आवश्यक तापमान है। तो लाल मिर्चा के लिए 10 से 30 सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल मिर्चा के लिए आवश्यक वर्षा होती है। तो यह होती है 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। लौंग मूल रूप से किस देश में उत्पादित फसल है? तो लौंग है इंडोनेशिया है। लौंग किस देश में है? इंडोनेशिया में उत्पादित फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौंग उत्पादन हेतु कितना तापमान की आवश्यकता होती है? तो लौंग के लिए कितना होता है? तो लौंग के लिए 25 से 30 सेंटीग्रेड होता है। लौंग के लिए कितना सेंटीमीटर से अधिक वर्षा सर्वोत्तम होती है? तो यह होती है 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मिर्चा का उद्भव होता है। तो काली मिर्चा का उद्भव है तो यह है पश्चिमी घाट है। यह क्या है? पश्चिमी घाट। काली मिर्चा उत्पादन के लिए सर्वोत्तम तापमान है। ये सर्वोत्तम तापमान 10 से 40 सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मिर्चा के लिए सर्वोत्तम वर्षा होती है। यह होती है 125 से 200 सेंटीमीटर होता है। भारत में काली मिर्ची का उत्पादन होता है। तो भारत में काली मिर्ची होता है केरल में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी मूल रूप से पौधा है। तो हल्दी मूल रूप से ये दक्षिणी पूर्वी एशिया का पौधा है। दालचीनी का उत्पत्ति हुई है। तो दालचीनी की उत्पत्ति श्रीलंका से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किन क्षेत्रों में दालचीनी का मुख्यतः उत्पादन होता है? तो दालचीनी का मुख्यतः उत्पादन नीलगिरी में होता है। दालचीनी के उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान है। आवश्यक तापमान 20 से 30 सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दालचीनी के उत्पादन के लिए आवश्यक वर्षा है 120 से 150 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है सुमेलित कीजिए। सीमांत ज्योत किससे संबंधित है? तो सीमांत ज्योत है
तो सीमांत जोत है 1 हेक्टेयर से कम है। और छोटी जोत, तो छोटी जोत संबंधित है 1.0 से 2.0 हेक्टेयर भूमि से है। अर्ध मध्यम जोत, तो अर्ध मध्यम जोत संबंधित है 2.0 से 4.0 हेक्टेयर भूमि से है। इसके बाद मध्यम जोत है, तो मध्यम जोत किससे संबंधित है, तो मध्यम जोत संबंधित है 0.4 से 10.0 हेक्टेयर भूमि से। इसके बाद बड़ी जोत, ये मध्यम हुआ तो ये बड़ी है सबसे ज़्यादा, तो 10 से ज़्यादा हेक्टेयर। तो इसके अनुसार क्या होगा, ऑप्शन ए नंबर होगा। कौन सा होगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या है। तो प्रमुख समस्या है जनसंख्या में अत्यधिक दबाव, जोतों का आकार छोटा होना, नवीन तकनीकी का अभाव, इनमें से सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही खेती में एक कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की बारंबारता को कहते हैं। तो बारंबारता को क्या कहते हैं, ये शास्य गहनता कहा जाता है, शास्य गहनता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक शास्य गहनता किस राज्य में, तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, ये पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की सुमेलित करना है, अब क्रांति से संबंधित है, तो सुमेलित करना है। तो यह है हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो यह खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति, श्वेत है दूध उत्पादन से। इसके बाद नीली क्रांति, नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो यह मत्स्य उत्पादन से। भूरा क्रांति चमड़ा से। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सुमेलित करना है, तो सुमेलित करना है तो कह रहा है पीली क्रांति तिलहन से है। इसके बाद काली क्रांति पेट्रोलियम से है। लाल क्रांति, तो लाल क्रांति मांस से है। और गुलाबी क्रांति औषधि से। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी क्रांति है, बादामी क्रांति और सुनहरी क्रांति, बादामी क्रांति और सुनहरी क्रांति। अमृत क्रांति और अमृत क्रांति अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। गोल क्रांति आलू, तो 3 का 4 और 4 का 7, यही बी नंबर होगा। इसका क्या होगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। क्रांति और फसल है, तो क्रांति और फसल कह रहा है। इसमें देखिए क्या होगा, सदाबहार क्रांति, तो सदाबहार क्रांति होगा जैव खेती से। रजन रेखा क्रांति, तो रजन रेखा क्रांति कपास उत्पादन से है। सनराइज क्रांति, तो सनराइज क्रांति इलेक्ट्रॉनिक विकास से। और सुनहरा क्रांति जूट से। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। 124 है, सुमेलित करना है। कह रहा है कि सेफोन क्रांति, तो ये केसर से है। सिलेटी क्रांति उर्वरक से है। हरित क्रांति बांस से है। मुख क्रांति मोटा अनाज से। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी खाली सुमेलित करना है। क्रांति और उत्पादन से, क्रांति और उत्पादन से। कह रहा है कि मुख क्रांति, तो ये मोटे अनाज से संबंधित है। परमारी क्रांति, तो ये भिंडी से है। इंद्रधनुषीय क्रांति, इनमें से सभी क्षेत्र से है। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सी नहीं होगा, बी। कह रहा है कि हरित क्रांति की भारत में शुरुआत कब हुई था। हरित क्रांति की भारत में शुरुआत 1966 से 67 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, डॉक्टर विलियम डॉग के द्वारा किया गया था। डॉक्टर विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये किस क्षेत्र में मिला था, तो ये शांति के क्षेत्र में मिला था।
नॉर्मल ब्रो, इसमें से थोड़ा सा देखिएगा, इसमें कृषि होना चाहिए, कृषि क्षेत्र में। ये शांति के क्षेत्र में कैसे दे जाएगा। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं, नॉर्मल बुलरॉक हो। इसके बाद भारत में है स्वामीनाथन को। इसमें से 128 का आप सब देखिएगा क्वेश्चन क्या होगा। करा कि भारत में क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को। भारत में द्वितीय हरित का शुरुआत कब हुआ था, तो भारत में द्वितीय हरित का शुरुआत हुआ तो 1990-80 के दशक में, 1980 के दशक में हुआ था। इसके बाद कह रहा है कि हरित क्रांति सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। गहन कृषि के उत्पादन का विकास, खाद्यान्नों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि, बाजारों उन्मुख कृषि स्वरूप का विकास, इनमें से सभी है। निम्नलिखित में से भारत में क्रांतिकारी क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, तो क्रांतिकारी का क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, तो इनमें से सभी होगा। इसमें से आय असमानता में वृद्धि, परंपरागत कृषि में विनाश और प्रदूषण की समस्या, इनमें से सभी होगा। राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन कब किया गया था, तो यह 2004 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था, ये कब लागू किया गया, तो 2013 में लागू किया गया था। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो दलहन है कानपुर में है। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो यह कहाँ स्थित है, यह हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, इसमें से सुमेलित करना है। तो विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय, तो विपणन और निरीक्षण निर्देशालय है फरीदाबाद में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्था नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड यह दिल्ली में है। इसके बाद केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था राजमुंद्री। इनमें से 1 2 3 4 ए नंबर, 1 2 3 4 इसका होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था शिमला में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था है लखनऊ में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्था, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्था कासरगोड में स्थित है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ स्थित है, यह कोलकाता में स्थित है। जूट है कोलकाता में, इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है, यह अवस्थित है बनारसी में। कहाँ अवस्थित है, बनारसी में। केंद्रीय रेशम उत्पादन एवं अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था कहाँ स्थित है, केंद्रीय रेशम कहाँ स्थित है, यह मैसूर में स्थित है। कहाँ है, मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बागवानी संस्था कहाँ अवस्थित है, तो बागवानी कहाँ अवस्थित है, बीकानेर में अवस्थित है। भारत में पशु गणना की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में पशु गणना की शुरुआत 1919 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिर, साहिवाल, रच्छी आदि निम्नलिखित में से किस नस्ल है, तो यह किसका नस्ल है, तो यह गाय का नस्ल है। रेड सिंधी निम्नलिखित में से किसका नस्ल है, तो यह गाय का नस्ल है। कभी कभी समाचारों में दिखने वाली भैदावरी, मुर्रा और नागपुरी इत्यादि का संबंध है, तो यह भैंस का है। तो यह किसका है, यह भैंस का। केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थाओं एवं प्रशिक्षण संस्था कहाँ अवस्थित है, यह कहाँ अवस्थित है, यह मैसूर में अवस्थित है। यह कहाँ अवस्थित है, मैसूर में। केंद्रीय मूंगा इरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था कहाँ अवस्थित है, तो यह है जोराहट में स्थित है। कहाँ स्थित है, जोराहट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय टर्सर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था कहाँ अवस्थित है, तो ये टर्सर है रांची में। कहाँ है, रांची में।
ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत भारत में कब किया गया था? यह किया गया था 1970 के दशक में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में झींगा मछली का राजधानी कहा जाता था। झींगा मछली की राजधानी नेल्लालूर को कहा जाता है। नेल्लालूर को कहा जाता है। राष्ट्रीय भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य किस आयोग संस्था या मंत्रालय की सिफारिश के द्वारा तय की जाती है? ये की जाती है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चावल के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ये पश्चिम बंगाल है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ये उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सर्वाधिक होता है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन राज्य है। चीनी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो चीनी होता है महाराष्ट्र में। भारत में सर्वाधिक नारियल उत्पादक राज्य है। तो नारियल सब केरल राज्य में। भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन राज्य है। तो रबड़ स्थित है केरल में। भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादक राज्य है। तो भारत में सबसे सर्वाधिक चाय असम में होता है। भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कॉफ़ी का होता है कर्नाटक में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।